हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सॉल्व कराने वाले हैं मॉक टेस्ट, जो आने वाले एग्ज़ाम, जो सिविल सेवा एग्ज़ाम होगा और राज्य की जो सिविल सेवा होगी, यानी कि यूपीएससी। एक मिनट पेन ले लेते पहले बच्चे, पेन मैं आज लिया नहीं। यानी कि यूपीएससी और एक मिनट, हाँ हो गया, ठीक है, कि यूपीएससी और यूपीपीएससी, इसके लिए ये पेपर है जो हम सॉल्व करा रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के लिए ये समान अध्ययन का मॉक टेस्ट है। और ये पूरा 100 क्वेश्चन का है। 100 क्वेश्चन इसमें हैं, जो 50 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में करा देंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन कराना जरूरी होता है। और पार्ट 2 में हम 50 क्वेश्चन करा देंगे। इस तरह से पूरे 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो मॉक टेस्ट लाने का उद्देश्य हमारा है कि जिससे कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं, हम सेम हुबहू पैटर्न लेकर आए हैं जैसे आयोग पूछ रहा है अभी, ठीक है। तो आप किस दिशा में, सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जांचने का अवसर भी आपको मिल जाएगा और आपका रिवीजन भी होता चलेगा। और किस तरह से आयोग क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये भी अगर आप जो बच्चे नए हैं, जो अभी इस साल यानी 2026 में देंगे आके, उनके लिए बहुत ही इसमें मदद मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, डायरेक्शन सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते रहते हैं जो आयोग नहीं पूछता है। हमें उस तरह से पढ़ना है जो आयोग पूछे, ठीक है। तो आप इस तरह से देखेंगे, आज आप अपना जांच भी लें कि आप किस तरह से जो स्टडी कर रहे हैं, आप सही दिशा में कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में आपकी स्टडी चल रही है। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में, अगर नहीं कर पा रहे तो आपको रिविजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, ठीक है। जीएस से संबंधित सारी क्वेश्चन है, जीएस फर्स्ट पेपर जो होता है उससे, और ठीक है। अगर आप सीसेट के लिए कहेंगे तो सीसेट के लिए भी हम लेकर आएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं पहले, हाँ ठीक है। इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा क्या गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, संविधान संशोधन और उसके साथ विवरण दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात आपसे बताएं कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन हमें मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। संविधान संशोधन दिए गए संविधान संशोधन दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ विवरण दिया गया है। ऑप्शन ए है 61 यानी कि 61वां संशोधन है, वस्तु एवं लोक सेवा कर लागू होता है, या 243 संशोधन, भूमि सुधार कानून से संबंधित अनुसूची, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, आपको ये बताना है, ठीक है। बी में 78 यानी कि 78वां संशोधन है, और सी में दिया है 83 यानी कि 83वां संशोधन है, और ऑप्शन डी में दिया गया 101 संशोधन यानी कि 101वां संशोधन दिया गया है, अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब आपको इसको सुमेलित करना है। सुमेलित करने के बाद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी से आंसर निकलेगा। आइए सबसे पहले सुमेलित कर लेते हैं। ये आप लोगों को तो रट गया होगा, यानी कि आप जो यूपीएससी दे रहा होगा या यूपीपीसीएस का पेपर दिया होगा, तो कई बार ये वन लाइनर जो वनडे एग्जाम होते हैं, वन लाइनर रूप में भी पूछ चुके हैं, ठीक है। 61वां संशोधन संबंधित है 1989 के अंतर्गत, ठीक है। संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये मिला देते हैं 4 से, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 पहले आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 78वां संशोधन, ठीक है। 78वां संशोधन अधिनियम है 1992 से संबंधित है, और ये है भूमि सुधार कानून यानी 9वीं अनुसूची से संबंधित है। आइए देख लेते हैं यहाँ कहाँ पे दिया गया, 9वीं अनुसूची, ठीक है। ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट है 83वां संशोधन यानी कि 83 अमेंडमेंट एक्ट है, ये अधिनियम 2002, ठीक है। ये अधिनियम 2000 नॉट 2000, ठीक है। 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आया है 2000 में। आर्टिकल 243M में एक नया खंड 3A जोड़ता है ये, ठीक है। क्या हो गया, ये हो गया 2 से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे 101 संशोधन, ये तो बहुत ही बार पूछ चुके हैं। ये किससे संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर लागू है, ठीक है। ये है संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2017 में आया था। ये देश में, पूरे देश में 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर लागू हो गया है, ठीक है, इससे संबंधित है। तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट। अब देख लेंगे क्या हो गया, 4321, फटाफट करेंगे 4321, ये आपको कराने के लिए किया था जिससे आप लोगों को याद हो जाए।
आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। एक बार रिवाइज कर लें क्या? 61वां संशोधन, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 78वां संशोधन, भूमि सुधार कानूनों को नवीन सूची में डाला गया। और 83 संशोधन जो हुआ है ये है 243 MA संशोधन। और 101वां संशोधन जो है वस्तु एवं सेवा कर से लागू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है एवं सही कथन की पुष्टि करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह पर की जाती है। सेकंड है, राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य है। बताइए। ऑप्शन है केवल, ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 2 है, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों है, ऑप्शन डी में ना तो 1 ना ही 2। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड का समय हम आप लोगों को भी देंगे जिससे कि आप लोग भी अपना आंसर सोच पाए। बताइए क्या आंसर होगा? कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह पर की जाती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सेकंड में क्या गया? राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य है। गलत है। ठीक है, राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, उच्च न्यायालय जो सलाह देंगे उसको वो एक बार सुनेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि उन पर वो बाध्य हो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 नहीं, सेकंड गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 मिनट, आइए कर लेते हैं विचार। विचार बहुत आयोग करवाता है क्योंकि आपको विचारशील ही बनाना है। कथन फर्स्ट है, राज्य सूची में सूचीबद्ध निर्दिष्ट विषयों पर विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से राज्य विधायिका में दायर किए जा सकते हैं। सेकंड कथन है, राज्य किसी अंतरराज्यीय नदी को विनियमित करने या विकसित करने के लिए संसद द्वारा स्थापित प्राधिकरण को बेचे गए जल या विद्युत की बिक्री पर कर लगा सकता है। ठीक है, पढ़ लिया आपने? क्या लगा सकता है? कर लगा सकता है। आइए देख लेते हैं। अब स्टेटमेंट इसके यहाँ पे है क्योंकि मैंने इसे जूम किया हुआ है क्योंकि बच्चे आराम से मोबाइल में से पढ़ पाए। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है आपको बताना है। अच्छा, हम सही उस पर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, सही है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही थे। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं, किंतु कथन सेकंड कथन एक की व्याख्या नहीं करता कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक दूसरे की वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आइए कर लेते हैं विचार। फर्स्ट है, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसके अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित होती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों को संविधान के भाग 9 की पंचायत संबंधी आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, जनजाति सलाहकार परिषदों के पास स्वायत्त जिला परिषदों इनकी 6ठी अनुसूची के तहत प्रदान की गई जितनी शक्तियां नहीं है ये बताया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं बताना आपको। ऑप्शन ए में केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में केवल 2 और 3, ऑप्शन सी में केवल फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल सही है। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित होती है और 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों को संविधान के भाग 9 की पंचायत संबंधी आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है। और थर्ड में है, जनजाति सलाहकार परिषदों के पास स्वायत्त जिला परिषदों 6ठी अनुसूची के तहत प्रदान की गई जितनी शक्तियां नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन से सही है? तीनों ही सही। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसका? डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसके अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित है, बिल्कुल सही है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों को संविधान के भाग 9 की पंचायत संबंधी आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है, ये भी सही है। 5वीं अनुसूची भारत के 10 राज्यों में, ठीक है, 5वीं अनुसूची भारत के 10 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है। 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है 5वीं अनुसूची। और जनजातीय सलाहकार परिषदों के पास स्वायत्त जिला परिषदों यानी कि 6ठी अनुसूची के तहत प्रदान की गई हैं वो शक्तियां जितनी शक्तियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये सभी सही थे, ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5th, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह है। आपको बताने कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह है। अब स्टेटमेंट में देखना क्या होता है। ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है।
ऑप्शन बी में सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है। ऑप्शन सी है विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता, और डी में दिया गया उपयुक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता। बताइए आंसर क्या होगा। क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदाता यानी कि एडवाइजरी जो राइट्स हैं उसमें प्रयुक्त क्या होता है कि सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है ये, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदाती अधिकार है, एडवाइजरी राइट्स है, इससे प्रयुक्त होता है कि सार्वजनिक महत्व के कानूनी या कोई भी तथ्यात्मक मामले हैं जो राष्ट्रपति को परामर्श वो दे सकता है। आर्टिकल 143, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 143, ठीक है। अकॉर्डिंग आर्टिकल 143 के भारत के राष्ट्रपति को कानून या कानून से संबंधित किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय सलाहकार दे सकता है। इनकी सलाहकारी परिषद की तरह है, ये अधिकार है इनको कि राष्ट्रपति को वो सलाह दें 143 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति उसे माने या न माने वो उस पर बाध्यकारी नहीं होता, ठीक है। आर्टिकल क्या है, 143 है। ऑप्शन क्या हो गया, ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर है 6, प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आइए कर लेते हैं विचार। फर्स्ट स्टेटमेंट है, संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी, आगे चलते हैं एक बार पढ़ लेते हैं। संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी, यानी किसी मतलब कौन सा, अभी देख लेते हैं। इसको हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा जूम के चक्कर में, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज तो कर ही सकते हैं। किसी का भी सदन हो सकता है, यानी कि किसी का भी सदन हो सकता है, मतलब ये राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित है ये, ठीक है। किसी का भी सदन हो सकता है। दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से निम्न सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट में दिया है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान के 44 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए आंसर क्या होगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ लेते हैं, पहले उसको देखेंगे पीछे बैक में जाके क्या पूछा गया था, क्योंकि इसमें तो दिखाई नहीं रहा है। आइए 1 मिनट बच्चे देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था ना। हाँ ठीक है। क्वेश्चन था, संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। दूसरी ओर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से निम्न सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और भारत के संविधान में 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया। ये गलत है, ये गलत है। न्यायिक पुनरावलोकन से इसे हटाया नहीं गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड गलत है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 6 या क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, आप 7 पे चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए विचार कर लेते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन इसलिए किया है हमने कि जिससे आप बोर ना हो, आराम से फर्स्ट पार्ट कर लें और सेकंड पार्ट, क्योंकि पूरा हम 100 कराएंगे विद एक्सप्लेनेशन कराएंगे। क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं लेंदी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस तो उसके छोटा भाई है, ठीक है। जैसा बड़ा भाई चलेगा छोटा भाई उसके राय पर ही चलेगा, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी भी और यूपीपीसीएस भी। तो 50 क्वेश्चन कराएंगे, इससे कम समय भी हो जाएगा और आप लोग बोर भी नहीं होंगे, ठीक है। लगे आप पूरे 50 क्वेश्चन तक करिए और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे आप वीक हैं। आप अपने वीक जो पॉइंट है उसको आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसलिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये कर लेते हैं। कथन फर्स्ट है, जीवी के राव समिति 1985 ने जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने और नियमित चुनाव आयोजित करने की सिफारिश की थी। सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान सितंबर 1991 में 72 यानी कि 72वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में एक व्यापक संशोधन प्रस्तुत किया था। और कथन थर्ड में भी कहा गया, यानी कि इसमें थर्ड भी कथन दिया गया है,
अनुच्छेद 243L के अंतर्गत मतदान सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होंगे। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आपको बताना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। जीवीके राव समिति 1985 ने जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने और नियमित चुनाव आयोजित करने की सिफारिश की थी। ये सही है। सेकंड में दिया गया है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान, ठीक है, क्या दिया गया? प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ये यहाँ पे ये गलत कर दिया। कौन सा प्रधानमंत्री का कार्यकाल था उस तरफ? ठीक है, 1991 से में कौन से प्रधानमंत्री का टेन्योर था? प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, कौन से थे? पीवी नरसिम्हा राव। ये इसलिए ये गलत हो गया, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। ओहो, कहाँ गया? एक मिनट, पहले हम इसको पीछे से लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव यहां से लिखेंगे। नरसिम्हा राव। ठीक है, कार्यकाल किसका था? प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान सितंबर 1991 में 72वें जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें व्यापक जो संशोधन प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, क्या था? पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान सितंबर 1991 में 72वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में एक व्यापक संशोधन प्रस्तुत किया गया था। ये है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट में क्या है? किसके अकॉर्डिंग था ये कथन है। और थर्ड में क्या क्या था? अनुच्छेद 243L के अंतर्गत। ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। अनुच्छेद 243K के अंतर्गत है, ना कि L के। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 243K। ठीक है, 243K अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 243K मतदान सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा। ये स्टेटमेंट है, इसलिए ये गलत हो गया था। ये राइट आंसर हो गया। तो आंसर अपना फिर क्या निकल के आएगा बच्चे? आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा कौन से? नहीं, ना तो कथन सेकंड और ना ही कथन थर्ड सही था। डी राइट आंसर होगा। ठीक है, कथन कारण जो ऑप्शन जरूर आपको देखना है, ए बी सी डी। कई बार ये ऊपर नीचे कर देते हैं हम लोग, देखते रहिए। उसी पैटर्न पे लगाते आए हैं ना क्वेश्चन, तो हमें लगता है कि वही दिया होगा, लेकिन ये ऊपर नीचे कर देते हैं। तो कथन जरूर पढ़ लेना कि उसमें बाद में जब ऑप्शन पे जाएं कि कई बार हमें वहां तो सही लगा लेते हैं कथन कारण यानी कि जो स्टेटमेंट है वो तो हम सही कर लेते हैं, लेकिन जब हम ऑप्शन पे लगाने के जाते हैं तो वहां पे हम गलत टिक लगा देते हैं। तो ये जरूर देखना, इससे कई बार सिलेक्शन रुकता है 1-2 नंबर से, तो बड़ा ही दुख होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, नागरिकता एक व्यक्ति और राज्य के बीच की कानूनी स्थिति एवं संबंध है जिसमें विशिष्ट अधिकार एवं कर्तव्य शामिल होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, नागरिकता अधिनियम 1955 को अधिनियमित होने के बाद से 7 बार संशोधित किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए स्क्रॉल कर लेते हैं, 1 सेकंड का समय दीजिएगा हमको। ठीक है, हाँ ये आ गया। अनुच्छेद देखेंगे, आर्टिकल 6 विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आंसर देने हैं आपको। कौन से सही हो जाएंगे? ठीक है, कौन से सही हो जाएंगे? आइए देख लेते हैं इसको। पहले तो ये अनुच्छेद जो 6 है विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से संबंधित है, ये भी सही है, ये सही है। तो सेकंड तो सही हो गया, यहाँ पे हम देख ले सेकंड तो हमारा सही हो गया, यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब स्क्रॉल करेंगे इसलिए हम उसको बताना पड़ रहा है क्योंकि उस पर वापस चलेंगे हम। ठीक है, वापस चलेंगे क्योंकि हमें याद नहीं है कि क्या पूछा गया था। देख लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 को अधिनियमित होने के बाद से 7 बार संशोधित किया गया। ये गलत बच्चे कि 7 बार संशोधित नहीं किया गया, इसे कितने बार किया गया है? 6 बार संशोधन हुआ है। कितने बार हुआ है? 6 बार संशोधन किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 को अधिनियमित होने के बाद से 6 बार संशोधित किया गया है।
ये संशोधन अगर हम देखेंगे 1986 में हुआ है, 1992 में हुआ है, 2003 में हुआ है, 2005 में हुआ है, 2015 में हुआ है एंड 2019 में हुआ है। ठीक है, तो कितने हुआ? 6 टाइम हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। और नागरिकता एक व्यक्ति और राज्य के बीच की कानूनी स्थिति एवं संबंध है जिसमें विशिष्ट अधिकार एवं कर्तव्य शामिल होते हैं, ये डेफिनेशन है, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट और ये कौन सा, सेकेंड तो गलत हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही होंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट राइट होंगे। आइए चल लेते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। अच्छा, सेकंड इसमें यहाँ पे दे दिया है, फिर वहाँ पे 1 मिनट क्या ही कर किया है इन्होंने, 1 मिनट बच्चे देखेंगे। फर्स्ट है, ये सेकंड है, विचार कीजिए। ये तो गलत हो गया, सेकंड तो गलत हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये थर्ड होगा, ये थर्ड होना चाहिए ना बच्चे, ये थर्ड होना चाहिए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। ठीक है, ये है थर्ड, ये थर्ड तो सही है। आंसर क्या निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? 9 करवा रहे थे क्या? 8th करवा रहे थे, अभी 9 का हो गया। 8th का क्वेश्चन नंबर कौन से सही है? तो इसमें सेकंड तो गलत हो गया था, सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, तो सेकंड ये भी गलत होगा। ठीक है, और आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। ऑप्शन बी, उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रायोज्य होंगी। ऑप्शन सी है, वह राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित गतिविधियां बना सकता है। बताइए क्या होगा? अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन अगर राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तब क्या होता है कि उस राज्य की जो विधानमंडल की शक्तियां हैं संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रायोजित की जाती हैं, तो ये बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति यदि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का या किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो होता क्या है? तो उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके अधिकार के अधीन प्रायोजित होती, यानी कि चलेंगी। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा के 2 माह बाद, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए राष्ट्रपति शासन 356। ठीक है, और ये क्या हो गया? उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन फिर ये आयोजित की जाती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर है 10। निम्नलिखित घटनाओं यानी कि उपराष्ट्रपति चयन क्रम पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। आइए देख लेते हैं। भैरव सिंह शेखावत, कृष्णकांत, के.आर. नारायण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, ये क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि इनके टेन्योर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग इनके पीरियड के इनको अरेंज करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। भैरव सिंह शेखावत अगर देखेंगे तो ये 2002 से 2007 के बीच में रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत अगस्त भी लिखें, AUG, अगस्त 2002 से जुलाई, ठीक है, जुलाई 2007। ठीक है, ये इनका टेन्योर रहा है। 2007 जुलाई, JUL लिख दिया हमने। ठीक है, और उसकी बात करें कृष्णकांत की। कृष्णकांत अगस्त 1997 से, यानी कि अगस्त 1997 से लेकर ये इनका टेन्योर रहा है जुलाई 2002। ठीक है, 2002। और के.आर. नारायण की बात करेंगे तो अगस्त 1992 से जुलाई 1997। ठीक है, यहाँ पे 1997 कर लेते, सभी जुलाई आ रहे। बात करेंगे लास्ट में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की, तो 1987 से सितंबर, ये सितंबर है बच्चे, सितंबर
1987 से लेकर इनका पीरियड रहेगा जुलाई 92, ठीक है, जुलाई 1992। अब इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा था, सही कारकों में सबसे पहले से लेकर आखिरी तक को करना था। सबसे पहले आएंगे कौन से, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद आएंगे के.आर. नारायण, फिर उसके बाद कृष्णकांत, और सबसे लास्ट में आएंगे भैरव सिंह शेखावत, ठीक है, सबसे लास्ट में आएंगे भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, नहीं पे अंडरलाइन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्या सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51 यानी कि आर्टिकल 51 विश्व शांति और सुरक्षा की उन्नति। ऑप्शन बी है आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ऑप्शन सी में दिया है आर्टिकल 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। ऑप्शन डी में दिया गया आर्टिकल 128 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। बताइए इसमें क्या सुमेलित नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आर्टिकल 51 में विश्व शांति और सुरक्षा की उन्नति दी गई, ये सही है। आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट है, ये भी सही है। आर्टिकल 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है, ये भी सही है। लेकिन आर्टिकल 128 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। किसमें है, 129 में है, आर्टिकल 129 में है, ठीक है। भारत संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में मान्यता देता है, ठीक है। आर्टिकल 128 नहीं देता, ठीक है। कौन सा देता है, 129। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पास वह शक्ति होती है कि वह स्वयं की अवमानना के लिए दंड दे सकता है, ठीक है। अपने स्वयं या सर्वोच्च न्यायालय के पास स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति निहित होती है इसमें, ठीक है, अभिलेख न्यायालय में। ऑप्शन क्या हो गया, 129 आर्टिकल है, ऑप्शन हो गया हमारा डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर है 12, भारत में निर्वाचन प्रणाली सुधार। भारत में निर्वाचन प्रणाली सुधार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत में निर्वाचन प्रणाली सुधार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आइए कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। फर्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 में राजनीतिक दलों को विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को संपूर्ण आपराधिक इतिहास प्रकाशित करने का आदेश दिया, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है आदर्श आचार संहिता की शुरुआत, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत वर्ष 1960 में केरल में हुई थी। थर्ड स्टेटमेंट है वर्ष 1997 में मतदान फोटो पहचान पत्र यानी ईपीआईसी की शुरुआत हुई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं ये आपको बताना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से राइट आंसर बताइए। बताइए, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने उस पर स्क्रॉल कर लेंगे, पहले हम नीचे जाएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने दोबारा से। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 में राजनीतिक दलों को विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को संपूर्ण आपराधिक इतिहास प्रकाशित करने का आदेश दिया था, ठीक है। देखेंगे अकॉर्डिंग टी.एन. शेषन 10वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। टी.एन. शेषन 10वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक था। आदर्श आचार संहिता के सख्त प्रवर्तक थे। चुनावी सुधार और वर्ष 1993 में आपको क्या है, वर्ष 1993 में जो मतदान फोटो पहचान पत्र की शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन ये 1997 नहीं है, 1993 है, 1993 में, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। मतदान फोटो पहचान पत्र की शुरुआत हुई थी 1993 में। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत वर्ष 1960 में केरल में हुई थी, ये सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और आपको याद रखना है कि 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम, ठीक है, 2013 में ईवीएम की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ईवीएम में क्या डाला, सॉरी एक मिनट देखेंगे। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन थी उसमें नोटा की शुरुआत की गई थी 2013 में। नोटा का क्या फुल फॉर्म होता है, नन ऑफ द अबव, ठीक है, कोई भी विकल्प नहीं दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इसकी शुरुआत नोटा की कब हुई थी, जो 2013 में हुई थी, ठीक है। ये किसके, जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे उसके बाद। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ईवीएम में
नोटा यानी कि नॉन ऑफ द अबव का विकल्प डाला गया था। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 13। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सेकंड में है, अनुच्छेद 279 के अंतर्गत शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम नहीं माना जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया, भारत का महान्यायवादी सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है, अतः उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता है। ठीक है, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से राइट आंसर बताना आपको क्या हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर बताना था। ठीक है, आइए देख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। सेकंड स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 279 के अंतर्गत शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रभाव अंतिम नहीं माना जाता। ये गलत है, अंतिम माना जाता है, क्योंकि आर्टिकल 279 के अंतर्गत शुद्ध आय की गणना सीएजी द्वारा यानी कि कैग द्वारा ही, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, इसके द्वारा ही प्रमाणित की जाती है, जिसका जो प्रमाण पत्र होता है अंतिम माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, अंतिम नहीं माना जाता, इसलिए गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, भारत का जो महान्यायवादी है सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी भी निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता। ये सही है। ठीक है, ये सही है। आंसर हो जाएगा अपना, सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन भारत में वरीयता क्रम सूची में शीर्ष पर है? ठीक है, वरीयता क्रम की सूची में शीर्ष पर है। ठीक है, आपको बताना। ऑप्शन ए, लोकसभा में विपक्ष के नेता। ऑप्शन बी, भारत रत्न अलंकरण धारक। ऑप्शन सी, अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री। ऑप्शन डी, अपने अपने राज्यों के बाहर के राज्यों के राज्यपाल। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? ठीक है, वरीयता क्रम की सूची में शीर्ष पर होंगे, ये अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वरीयता क्रम में अगर देखें तो पहले आएंगे अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, उसके बाद आएंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता। ठीक है, विपक्ष के नेता होगा, उसके बाद होगा भारत रत्न अलंकरण धारक, और लास्ट में सबसे आ जाएंगे अपने अपने राज्यों के बाहर के राज्यों के राज्यपाल। ये ठीक है, ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 15, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन वर्ष 1964 में यूएन ढेबर की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश भी की गई थी। और सेकंड स्टेटमेंट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है, यह स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। थर्ड स्टेटमेंट है, संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे सांवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, विनीत नारायण अन्य बनाम भारत संघ 1997 निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय, आधा क्वेश्चन ऐसा देते हैं, ये क्या ही बताएं, केंद्रीय पूरा ही क्वेश्चन नहीं दे पाते हैं क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग की अग्रणी भूमिका के बारे में निर्देश जारी किए गए। परिकथनों में से कौन से सही है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। हम नीचे फिर से चलते हैं। क्या ही करेंगे कि जिस तरह से मैगजीन पितोत्तर दर्पण ने किया है, सेम वो मैंने भी वही किया है। उसको अलग से टाइपिंग करते तब इसका थोड़ा अलग होता। आइए देख लेते, कोई बात नहीं, थोड़ा तो इतना तो हमें मैनेज करना ही आता है, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस के छात्र हैं ना, उनके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन वर्ष 1964 में के संथानम की अध्यक्षता में हुआ था, ना कि यूएन ढेबर की अध्यक्षता में। ये गलत हो गया। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन वर्ष 1964 में। ये तो सही है, यहाँ तक तो सही है। ठीक है, पर किसके उसके अध्यक्षता में हुआ था? के संथानम। ठीक है, के संथानम। ठीक है, के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। और केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है, यह या तो सीबीआई के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से मामले की जांच और अन्वेषण करती है। ठीक है, कौन सी? सीबीसी।
तो ये तो कौन सा गलत हो गया था, फर्स्ट। सेकंड सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है, यह स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है और संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे सामुदायिक दर्जा प्रदान किया गया है। और विनीत नारायण अन्य बनाम संघ भारत संघ 1997 निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय सतर्कता आयोग को, आंसर क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर क्या था ये 15, इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। विनीत नारायण अन्य बनाम भारत संघ 1997 निर्णय ने सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय सतर्कता आयोग की अग्रणी भूमिका के बारे में निर्देश जारी किए गए थे, ठीक है। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट है 2, 3rd and 4th, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आधा हम हिंदी बोल रहे हैं, आधा इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी बच्चे, क्योंकि कई बार ऐसे अब इंग्लिश की आदत होगी ना हम लोगों को। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 16। चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, चक्रवात निम्न दाब वाले क्षेत्रों के चारों ओर तेज वायु परिसंचरण होते हैं जो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं, ठीक है। सेकंड है, अरब सागर पर मैडेन जूलियन ऑक्सीलेशन एमजीओ के सक्रिय चरण में ऊर्ध्वाधर वायु प्रवाह अधिक होने के कारण चक्रवात के निर्माण को दबाया जाता है, ये गलत है। उपरोक्त में से कौन से सही होंगे ये आपको बताना है, कौन से सही होंगे। चक्रवात निम्न दाब वाले क्षेत्रों के चारों ओर तेज वायु संचरण होते हैं, ठीक है। निम्न दाब की लो प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऐसे हवा चलती है, ठीक है, ऐसे हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। तो चक्रवात निम्न दाब वाले क्षेत्रों चारों ओर तेज वायु परिसंचरण होते हैं, ठीक है। देख लिए, जो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। ये लो प्रेशर की तरफ जाते हैं हाई प्रेशर से, और ये इनकी डायरेक्शन बताएगी, उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, ठीक है। सेकंड है, अरब सागर पर, ये गलत होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेडेलन जूलियन ऑक्सीलेशन है एमजीओ एक विशाल मौसमी प्रणाली है, ठीक है। विशाल क्या है, मौसमी प्रणाली है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पूर्व दिशा की ओर गतिशील रूप से बढ़ती है। जब इसका सक्रिय चरण अरब सागर के ऊपर होता है तो यह चक्रवात के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है, जिनमें अधिक आर्द्रता, निम्न पवन अवरूपण और तेज ऊर्ध्वगामी वायु प्रवाह शामिल है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जब सेकंड गलत है तो ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 17। विश्व का निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय हैं, आपको बताना है कौन से हैं। फर्स्ट है मध्य अटलांटिक कटक, सेकंड है अल्पाइन हिमालयी बेल्ट, थर्ड है मध्य अफ्रीका। नीचे देख कूद का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बताना है कौन से क्षेत्र हैं जो सक्रिय हैं, ठीक है, किसके रूप में, भूकंपीय रूप में सक्रिय हैं, ठीक है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से हैं, मध्य अटलांटिक कटक है, अल्पाइन हिमालयी बेल्ट है, ठीक है, ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो। भूकंपीय बेल्ट है पृथ्वी की सतह पर एक संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्र है जिसके साथ अधिकांश भूकंप गतिविधियां होती रहती हैं। ये दो प्रमुख भूकंपी जो हैं सीस्मिक बेल्ट हैं, सीस्मोग्राफिक बेल्ट, हाँ ठीक है, ये सीस्मिक वेब है, ठीक है, सीस्मिक बेल्ट है। ये है प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित परिप्रशांत बेल्ट है, और अल्पाइन बेल्ट है, और अल्पाइन जो हिमालय पर्वतजन्य बेल्ट है। देखना है कि जो ओजोरेस से भूमध्यसागर के और मध्य पूर्व होते हुए हिमालय इंडोनेशिया तक फैले हुए हैं, जहां पर प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित परिप्रशांत बेल्ट से मिलती हैं ये, ठीक है। और नेक्स्ट में ये क्या कहा गया था, मध्य अफ्रीका वाला, पश्चिम और मध्य अफ्रीका की भूकंपीयता कम से मध्यम है, जैसा कि स्थिर महाद्वीपों के साथ सामान्य है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। कौन सी बेल्ट हो, प्रशांत महासागर के चारों स्थित परिप्रशांत बेल्ट है और अल्पाइन बेल्ट है, ठीक है, या फिर इसे कहते हैं अल्पाइन हिमालयी पर्वतजन्य बेल्ट, ठीक है। ये जो ओजोरेस भूमध्यसागर है, जैसे ओजोरेस भूमध्यसागर के साथ से लगा हुआ है, इसके मध्य पूर्व होते हुए हिमालय और इंडोनेशिया तक ही फैले हैं, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है
बाकी इसको जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब इसका जरूर शामिल करेंगे, इसमें स्टार लगा लेते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ये स्टार लगा हुआ, ये क्रॉस ना समझना इसको, ठीक है। स्टार लगा है क्योंकि इसको ज्योग्राफी में शामिल करेंगे तब अच्छे से आपको मैप में समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, क्वेश्चन नंबर है 18। भारत में आर्कियन चट्टान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। आइए कर लेते हैं। फर्स्ट, आर्कियन चट्टान प्रणाली यानी आर्कियन रॉक सिस्टम है जो सभी चट्टान प्रणालियों में सबसे युवा है, ठीक है। और सेकंड है, यह अभी आपको बताना है क्या सही है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड में दिया गया, यह अरावली पर्वतमाला, दक्कन प्रायद्वीप और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ भागों में पाया जाता है। थर्ड में है, इन चट्टानों में लोहा, तांबा और मैग्नीज जैसे धात्विक और अधात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर कितने में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा, ठीक है। आर्कियन चट्टान प्रणाली सभी चट्टान प्रणालियों में सबसे युवा नहीं, सबसे ये प्राचीन है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है, ये हो गया गलत। सेकंड है, ये अरावली पर्वतमाला, दक्कन प्रायद्वीप और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ भागों में पाया जाता है, ये सही है। थर्ड है, इन चट्टानों में लोहा, तांबा और मैग्नीज जैसे धात्विक और अधात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। आर्कियन चट्टान सबसे पुरानी है और मोस्टली यहाँ पे जो कौन सी आग्नेय चट्टान यानी इग्निशियस रॉक वगैरह की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए पुरानी है। तो क्या हो जाएंगे? एक गलत है तो केवल 2 सही है, आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया ना बच्चे, ओके। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 20 पर। ये कौन सा था? 18 था क्या बच्चे? हाँ, क्वेश्चन नंबर हम 20 पे नहीं 19 पे चलते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा क्वेश्चन और हम ले लेते हैं पेन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं और उनके संबंध महासागरों के बारे में विचार कीजिए। आइए कर लेते हैं। एक तरफ धारा यानी करंट्स दी गई, दूसरी पर संबंध महासागर यानी कि कौन से ओशियन में है। फर्स्ट है कैनरी धारा, सेकंड ओशियो धारा, थर्ड बेंगलोर धारा, फोर्थ पेरू धारा। उपरोक्त में से कौन से सही सुमेलित है ये आपको बताना, ठीक है। कौन से सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है कि तो कैनरी धारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और पेरू है प्रशांत महासागर की धारा, ये भी सही है। तो क्या हो गया? 1 और 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। कौन से सुमेलित है? ऑप्शन सी यानी कि 1 और 4 बिल्कुल सही है। लेकिन ओशियो जो धारा है ये प्रशांत महासागर की है, ठीक है। प्रशांत महासागर पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर की धारा है, इसमें लिख दिया हिंद महासागर की, तो इसलिए गलत हो गया। और बेंगलोर धारा है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर धारा है, ना कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये इसलिए गलत हो गया, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, आइए कर लेते विचार। फर्स्ट है, यह भारत के लक्षद्वीप में स्थित एक छोटा द्वीप है। सेकंड है, यहाँ कोई मानव निवास नहीं है। थर्ड है, यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। उपरोक्त कथन किस द्वीप के बारे में सही व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आपको आंसर देना है। बताइए कौन सा द्वीप, ये जो आइलैंड है किस आइलैंड के बारे में ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो आपको बताना है। कौन सा है ये आइलैंड? पिटाली द्वीप, ठीक है। कौन सा है? पिटाली आइलैंड, ठीक है। पिटाली आइलैंड है ये लक्षद्वीप, ये देखेंगे पिटाली जो आइलैंड है जहाँ कोई मानव निवास नहीं है, इसमें एक पक्षी अभ्यारण्य है। पिटाली द्वीप को वर्ष 1987 पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये जो द्वीप है विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षियों का घर है, जिनमें फ्रिगेट बर्ड, टर्न, बूबी और गैनेट शामिल हैं। ये बर्ड जो है इनके नाम है पिटाली द्वीप में, ठीक है। ये सारे एक्सप्लेनेशन इसी के बारे में थे। लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप के समूह पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं लक्षद्वीप पर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर है 21। काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है। ये मिट्टी दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, ठीक है। थर्ड में है, ये मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। ये मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, काली मिट्टी बिल्कुल सही है, इसे कपासी सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। ये मिट्टी दक्कन पठार क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, ये भी सही है। ये मिट्टी दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, बिल्कुल सही। ये मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है, ये भी सही है, ठीक है। इसे जो मिट्टी ब्लैक सॉइल को कपासी सॉइल भी बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कॉटन सॉइल भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें कॉटन की खूब अच्छी पैदावार होती है, ठीक है। तो ये तीनों ही सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है।
ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर है 21 का। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसमें नमी धारण करने की यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, जो कपास की खेती उसके लिए सही होता है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के कुछ पठारी क्षेत्रों में ये फैला है। ठीक है, कौन सी मिट्टी? ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर है 22। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे देखेंगे, अब गलत पूछा है, कौन सा कथन गलत है बताना है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह शांत हवाओं का क्षेत्र है। थर्ड में, सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया, थर्ड में दिया गया इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा होती है। फोर्थ में दिया गया इस क्षेत्र में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। क्लास कर रहे हैं। यह शांत हवाओं का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा होती है। इस क्षेत्र में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं। इसमें क्या कथन गलत बताने हैं? ठीक है, कौन से कथन गलत बताने हैं इसमें? ठीक है, इस क्षेत्र में सामान्यतः एक ही प्रकार के वृक्ष नहीं पाए जाते, तो गलत हो जाएगा। इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा। ये शांत हवाओं का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी गलत है? 3 और 4 गलत है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा होती है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। 1 मिनट बच्चे, मोबाइल यहाँ रख दें, बार बार कॉल आती लोगों की तो गुस्सा हो रहा है। ठीक है, देखेंगे जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं इसमें उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण वर्ष भर भारी वर्षा होती है। अक्सर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो जाया करती है यहाँ पे। और जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं, मेडिटेरियन जो क्षेत्र होते हैं, जिसे डोल्ड्रम भी कहा जाता है। ठीक है, निम्न दाब का क्षेत्र होते हैं जहां हवाएं सामान्यतः बहुत शांत होती है, ये बिल्कुल सही कहा गया है। थर्ड में कहा गया जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र मुख्यतः संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ क्या है? शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा होती है, इसलिए गलत हो गया। उनकी संवहनीय वर्षा होती है यहाँ पे, क्योंकि जो हवाएं होती है गर्म होकर ऊपर उठती है, तो संवहनीय वर्षा होती है यहाँ पे। और जो शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा है मध्य अक्षांश, इनकी शीतोष्ण क्षेत्रों की विशेषता है, यानी कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र की विशेषता नहीं है। और एक ही प्रजाति के वृक्ष कहाँ से पाए जाएंगे? जो भूमध्य रेखीय वर्षा वन है, पृथ्वी में सबसे अधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन है यहाँ पे। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अधिक है, तो यहाँ है विभिन्न प्रकार के प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, फ्लोरा फौना। ठीक है, ये एक प्रकार के यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, एक्सप्लेनेशन बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ABCD लगवाने नहीं आए हैं, यहाँ पे हम आए हैं पढ़ाने। ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले और आपका रिविजन भी होता चले और आपको जांचने का मौका भी मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कराए हैं बच्चे? 20, 21, 22। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बीच में एक्चुअली कॉल आ गया था, डाइवर्ट हो जाते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सही हैं? फर्स्ट, पृथ्वी की कुल परत का लगभग 98% भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज और सल्फर से बना है। ठीक है, सेकंड में कहा पृथ्वी की पपड़ी में सभी 3 प्रकार की चट्टानें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित यानी कि इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक पाई जाती, बिल्कुल सही। थर्ड में है हमारे ग्रह पर सबसे पुरानी चट्टानें महाद्वीपीय क्रस्ट का हिस्सा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पृथ्वी के कुल परत का लगभग 98% टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर का नहीं बना है। ठीक है, पृथ्वी के 98 जो प्रतिशत भाग है, मोस्टली 8 तत्व हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, उनका बना है। इसमें ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है, इनसे बना है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। और पृथ्वी की पपड़ी में सभी 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। हमारे ग्रह पर सबसे पुरानी चट्टानें महाद्वीपीय क्रस्ट का हिस्सा है, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 3। क्या पूछा गया था? कितने कथन सही है?
केवल 2। ठीक है, कितने कथन सही है? 2 कथन सही है। ठीक है, केवल 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 कथन सही हो गए ना। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 24। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, आइए कर लेते हैं। एक तरफ नदियां दी गई, दूसरी तरफ उद्गम क्षेत्र दिए गए हैं। फर्स्ट है कावेरी, साबरमती, ताप्ती, दामोदर। आइए इसको मिला लेते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से निकलती है, ये सभी को पता है। 2। ठीक है, 2। और साबरमती नदी का उद्गम कहाँ पे? राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला से होता है और फिर राजस्थान और गुजरात में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई यानी कि 371 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये खंभात की खाड़ी में विलय हो जाती है। कौन सी? साबरमती। ताप्ती नदी है, इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, सतपुड़ा जो श्रृंखला से उससे होता है। और दामोदर है, दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर जो खमरपत पहाड़ी है उससे होता है और ये हुगली नदी में मिलने से पहले 592 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, दामोदर। 2314 2314 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बता दिया ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 25। फटाफट करेंगे क्योंकि आज हमारी क्लास लेट हो गई थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 25, मृत क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मृत यानी कि जो डेड रीजन होते हैं उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, जो मृत क्षेत्र जल निकाय का वह क्षेत्र है जिसमें ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता होती है। सेकंड है, यह मानवीय गतिविधियों से अत्यधिक पोषक तत्व प्रदूषण के कारण हो सकता है। थर्ड है, जलवायु परिवर्तन के कारण वातावरण के गर्म होने से समुद्र में मृत क्षेत्रों का विस्तार हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही होंगे ये आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी के माध्यम से बताना है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 25 कौन से सही है, यहां जरूर देख लेना है कौन से सही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। मृत क्षेत्र, यहाँ से इतना देख लेते हैं, डेड रीजन के बारे में बताया गया। मृत क्षेत्र जल निकाय का वह क्षेत्र जिसमें ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता होती है, गलत है। ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता होगी तो डेड रीजन होगा ही नहीं। सेकंड है, यह मानवीय गतिविधियों से अत्यधिक पोषक तत्व प्रदूषण के कारण, यह मानवीय गतिविधियों से अत्यधिक पोषक तत्व प्रदूषण के कारण हो सकता है, ये सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण वातावरण के गर्म होने से समुद्र में मृत क्षेत्रों का विस्तार हो जाता है, ये भी सही है। हो जाता है, हो सकता है। तो 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का बी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 26। इन भौगोलिक क्षेत्र को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट, लक्षद्वीप सागर, अदन की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर। ठीक है, लक्षद्वीप, अदन की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर। आइए मिला लेते हैं, क्या हो जाएगा? पहले आएगा दक्षिण चीन सागर। ठीक है, 4। ठीक है, यह पूर्वी एशिया में चीन, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच स्थित है जो सबसे पूर्व में है। फिर आएगी थाईलैंड की खाड़ी, 3। यह दक्षिण चीन सागर की एक उथली सीमांत खाड़ी है जो दक्षिण चीन सागर की पश्चिम में स्थित है। फिर आएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप सागर फर्स्ट। ठीक है, यह भारत यानी कि लक्षद्वीप समूह जो है आइलैंड्स उस सहित मालदीव और श्रीलंका के पास स्थित है जो अरब सागर का हिस्सा है। यह बंगाल की खाड़ी और थाईलैंड की खाड़ी से बहुत पश्चिम में है। ठीक है, खाड़ी से बहुत पश्चिम में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड सबसे लास्ट है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी यह यमन, सोमालिया और जिबूती के बीच अरब सागर में स्थित है और यह भूमध्य सागर की ओर जाने वाले सुएज नहर मार्ग का हिस्सा है। यह सबसे पश्चिम में है। पहले आएगा दक्षिण चीन सागर, फिर थाईलैंड की खाड़ी, फिर लक्षद्वीप सागर, फिर आएगा अदन की खाड़ी। ठीक है, फिर आएगा अदन की खाड़ी। 4 3 1 2 जिसमें होगा वही आंसर होगा। 4 3 1 2। ठीक है, अब इसको हम स्क्रॉल करेंगे। फोर थ्री वन टू। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है, 4 3 1 2 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 27। कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है? ठीक है, आपको बताना है जो कैस्पियन लेक है, जिसे कैस्पियन लेक भी कहते हैं, इसका विस्तार किस देश में है? ठीक है, रूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। आपको इनमें से लेके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी में से आंसर देना है।
ठीक है। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल कम देखेंगे 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। कैस्पियन सागर में विश्व की सबसे, ठीक है, आपको देखना है कैस्पियन सागर में विश्व की सभी झीलों के कुल जल का 40 से 44% जल है। ये देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान भी है बच्चे, रूस, अजरबैजान, ईरान इसके तटवर्ती देश हैं। ठीक है, इसके कौन से हैं तटवर्ती? रूस है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान। ठीक है, ये हैं। क्या क्या नहीं है इसमें? आर्मेनिया नहीं है और जॉर्जिया नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा अपना? 135 तो कैसे होगा? 5 है क्या इसमें? हाँ, 1345 1345 2 और 6 नहीं है। हाँ, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, कैस्पियन सागर है, विश्व की सभी झीलों के कुल जल का 40 से 40% इसमें जल पाया जाता है और ये इसके तटवर्ती देश हैं तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान। ठीक है, ये इनके तटवर्ती देश हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर है 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोल ड्रम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? डोल ड्रम का सबसे अच्छा वर्णन करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, आपको बताना है। ठीक है, आइए इसको स्क्रॉल करते हैं। ऑप्शन है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च दबाव क्षेत्र जहां पश्चिमी हवाएं उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी है भूमध्यरेखीय क्षेत्र में शांत क्षेत्र की पट्टी जहां प्रचलित व्यापारिक पवनें मिलती हैं। ऑप्शन सी में है हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां अक्सर चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन डी में पृथ्वी का शीत क्षेत्र जहां वायुमंडलीय परिसंचरण बहुत कम होता है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 28। ठीक है, क्या हो जाएगा? डोल ड्रम भूमध्यरेखीय क्षेत्र में शांत क्षेत्र की पट्टी जहां प्रचलित व्यापारिक पवनें मिलती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डोल ड्रम भूमध्य रेखा के पास शांत वायु की एक पेटी होती है। ठीक है, जो पट्टी होती है जिसे अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र ITCZ भी कहा जाता है। ठीक है, यह वह क्षेत्र होता है जहां उत्तरी गोलार्ध की उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। याद रखना, इस क्षेत्र में हवाएं मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठती हैं, जिससे सतह पर क्षैतिज पवनें बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। ऐतिहासिक रूप से देखें तो पाल जो नौकायन करने वाले जहाजों के लिए क्षेत्र शांत हवाओं के कारण यात्रा में कठिनाई उत्पन्न करता था, जिस कारण इसका नाम डोलड्रम पड़ा, जिसका अर्थ है गतिहीन या उदास। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर है 29। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? अब आपको ये बताना है। ठीक है, कौन से कथन गलत है यहाँ पे हम सबसे पहले कर लेंगे अंडरलाइन। फर्स्ट है कोरोमंडल तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। सेकंड है डोडा बेटा दक्षिण प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और पालघर दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण अनामलई पहाड़ियों के बीच स्थित है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी के माध्यम से आपको आंसर देना है। ठीक है, कोरोमंडल तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। ठीक है, ये दोनों ही गलत हैं। कोरोमंडल तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित कब से हो गया? डोडा दक्षिण प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। और पालघर दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियां और दक्षिण में अनामलई पहाड़ी के बीच स्थित है। आपको बताना था गलत। ठीक है, गलत कौन सा है? 1, 2, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 का क्या होगा? ए। जो कोरोमंडल तट है भारत की पूरी तट पर है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। यह पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। ठीक है, अरब सागर के बीच कहां से हो जाएगा? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित तट को पश्चिमी तटीय मैदान या विशेष रूप से कोंकण तट उत्तर में कहा जाता है और मालाबार तट दक्षिण में कहा जाता है। डोडा बेटा की बात करें, डोडा बेटा है 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये दक्षिण प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। दक्षिण प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई देखेंगे, इसकी हाइट देखेंगे 2695 मीटर है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गई थी। आंसर हो जाएगी अपना ऑप्शन 3, ऑप्शन ए। ठीक है, थर्ड अकेला सही था। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 30।
श्रीनगर स्थित डल झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट है, यह जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील है जो पीर पंजाल पहाड़ियों से घिरी हुई है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसका क्षेत्रफल 18 वर्ग किलोमीटर है तथा यह रान नमक तैरती हुई उद्यानों के सहित एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि का हिस्सा है। थर्ड है, हाउस बोट शिकारा के लिए प्रसिद्ध इस झील का तापमान सर्दियों में 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये स्टेटमेंट है। अब इसमें बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था? 30। हम इसको बुक में देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं। हाँ, नीचे कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक है। पहले हम यहीं पे मिला लेते हैं कूट को, यहीं से हम कर लेते हैं, फिर अपने ऑप्शन पे हम चलते हैं, ठीक है। फिर हम अपने ऑप्शन पे चलेंगे। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील है जो पीर पंजाल श्रेणी से घिरी हुई है, गलत है, ठीक है। श्रीनगर की डल झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये तो गलत है। इसका क्षेत्रफल 18 वर्ग किलोमीटर तथा यह रान नमक तैरती उदाहरण सहित एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। थर्ड है, हाउस बोट शिकारे के लिए प्रसिद्ध इस झील का तापमान सर्दियों में 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ये भी सही है, ठीक है। ये दोनों ही सही है। 30 का, जो डल झील है जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है, डल झील। जबकि बूलर झील है जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी, नहीं सॉरी, ठीक है, डल झील है जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है और बूलर झील क्या है? जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या कह दिया है इन्होंने? सबसे बड़ी, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये पीर पंजाल पहाड़ियों से घिरी हुई है। डल झील को कश्मीर के मुकुट या श्रीनगर का रत्न भी कहा जाता है, ठीक है, किसको? डल झील का। इसका क्षेत्रफल देखेंगे, 1 मिनट, इसका क्षेत्रफल देखेंगे 18 वर्ग किलोमीटर है तथा यह रान नमक तैरते हुए उद्यानों सहित एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि का हिस्सा भी है, ठीक है। ये आर्द्रभूमि है जो वेटलैंड है, 4 घाटियों में विभाजित का होता है। गगरीबल है, लोकोट डल है, बोल डल है और नागिन है, ठीक है। नागिन का ये आपने सुना ही होगा। ऑप्शन क्या है? डी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। एक बार हम स्कोर कर लेते हैं, 1 मिनट अभी देख लेते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पे चलते हैं बच्चे भी, 1 मिनट, ठीक है। पेन ले लेते हैं पहले, ठीक है। डी राइट आंसर, लिसन, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1 मिनट, ठीक है, 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। अरे राम, सुन लिया था वो ऑप्शन बता रही, पहले वो चला गया। ओके, वापस आ गए हम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 31। 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। देखते क्या पूछ रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं ने भारत माता के प्रतीक से प्रेरित होकर क्षेत्रीय और सामुदायिक सीमाओं से ऊपर उठकर एकजुटता दिखाई। इससे राष्ट्रीय भावना को बल मिला और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध व्यापक समर्थन जुटाने में मदद मिली, ठीक है। सेकंड है, नमक सत्याग्रह 1930 में सरोजिनी नायडू और कमला नेहरू जैसी हस्तियों ने जुलूसों का नेतृत्व किया, नमक की दुकानों पर धरना दिया और ग्रामीण महिलाओं को संगठित किया, जिससे महिलाएं मुख्यधारा के संघर्ष में शामिल हो गई। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नमक सत्याग्रह है 1930 में हुआ था। सरोजिनी नायडू और कमला नेहरू जैसी हस्तियों ने जुलूसों का नेतृत्व किया था और नमक की दुकानों पर धरना भी दिया था और ग्रामीण महिलाओं का संगठन भी किया था, जिससे महिलाएं मुख्यधारा में आ सके। ठीक है, मुख्यधारा में आकर शामिल हो सके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 31 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 32। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के उदय के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, फर्स्ट है, ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। कांग्रेस ने समर्थन के बदले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन ब्रिटेन ने इनकार कर दिया, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लिया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात चल रही है। सेकंड स्टेटमेंट में बर्मा पर जापान के आक्रमण ने युद्ध को भारत के दरवाजे तक ला दिया, जिससे आक्रमण की आशंका बढ़ गई तथा ब्रिटिशों
की वापसी की आवश्यकता महसूस होने लगी। ठीक है, और थर्ड में दिया है क्रिप्स मिशन की विफलता ने गांधी जी को एक निर्णायक संघर्ष के लिए प्रेरित किया, जिसकी परिणति भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन हो जाएंगे सही? ऑप्शन ए में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन बी में 2 और 3, ऑप्शन सी में केवल 1, 2, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर 32 का क्या होगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के उदय के कारण द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 का इफेक्ट था। क्रिप्स मिशन की विफलता 1942 और राष्ट्रीय भावना और आर्थिक कठिनाइयां, बर्मा का पतन हुआ था 1942 में और महात्मा गांधी का नेतृत्व किया गया था इसमें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? ये सभी स्टेटमेंट सही है। और यूपीएससी का पैटर्न भी होता है कि लेंथी क्वेश्चन जरूर बनाते हैं जिससे पढ़ने में समय लगे, और समय की ही क्या होता है वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन सरल होते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते टाइम की कमी के कारण, और यहीं पे क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं। ऑप्शन क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नॉलेजेबल क्वेश्चन था, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था ये। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर है 33। राजेंद्र चोल प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ये है वे पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने विदेशी सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और चोल साम्राज्य के प्रभाव को दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार किया। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट दिया उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलेश्वरम और चोल गंगम झील यानी कि पौनेनेरी का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में तमिलनाडु के अरियालूर जिले में स्थित है। थर्ड है वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही बताना है आपको। ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2, 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा 33 का? ठीक है, वे पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने विदेशी सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था और चोल साम्राज्य के प्रभाव को दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया तक विस्तार से फैलाया था। ये भी सही है। और सेकंड है स्टेटमेंट उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर यानी कि गंगईकोंडा चोलेश्वरम और चोल गंगम झील यानी कि पौनेरी का निर्माण कराया था, जो वर्तमान में तमिलनाडु के अरियालूर जिले में स्थित है। ये भी सही है, लेकिन वे वैष्णव धर्म के अनुयायी नहीं थे। ठीक है, वे वैष्णव धर्म के अनुयायी नहीं थे। वो कौन से थे? किस धर्म के अनुयायी थे? वो शैव धर्म के थे। ठीक है, शैव धर्म के अनुयायी थे, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, वो शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति भी धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखी थी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन, वो कट्टरपंथी नहीं थे। ठीक है, सभी धर्म को समान आदर देने वाले थे। ऑप्शन है हमारा थर्ड, इसमें गलत हो जाएगा एलिमिनेशन अगर करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर है 34। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। आइए देख लेते हैं। संस्थापक है, एक तरफ मत है। ठीक है, इस तरफ संस्थापक दिए गए, दूसरी तरफ मत दिए गए। भंडारकर, चंद्रबरदाई, कर्नल टॉड, गौरीशंकर ओझा। ठीक है, आइए इसको मिला लेते हैं, तब जाके इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, फटाफट करेंगे 34। ठीक है, पहले देखेंगे भंडारकर। ये संबंधित थे राजपूतों की हूड़ की उत्पत्ति से। ठीक है, राजपूतों की हूड़ों की उत्पत्ति से संबंधित थे भंडारकर। ये 4 यहाँ पे 4 कर लेंगे। चंद्रबरदाई थे, अग्निकोट से राजपूत उत्पत्ति हुई थी चंद्रबरदाई। ठीक है, ये है थर्ड। कर्नल टॉड है राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति से है ये। और गौरीशंकर ओझा हैं, ये है राजपूतों की क्षत्रिय उत्पत्ति। ठीक है, 4, 3, 2, 1। ठीक है, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये राजपूतों की उत्पत्ति के संबंधित है, मत है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। 4, 3, 2, 1 यानी कि भंडारकर की राजपूतों की हूड़ की उत्पत्ति से माना जाता है। चंद्रबरदाई को अग्निकोट से राजपूत उत्पत्ति मानी जाती है। कर्नल टॉड को राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति से संबंधित है और गौरीशंकर ओझा को राजपूतों की क्षत्रिय उत्पत्ति से संबंधित माना जाता है। 4, 3, 2, 1 आंसर हो जाएगा और आंसर हमारा निकल के आया 4, 3, 2, 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 35। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच
संवाद के रूप में एक स्तोत्र है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है। ये नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन बी रावी और चिनाब, ऑप्शन सी गंगा और यमुना, ऑप्शन डी ब्यास और सतलज। बताइए, ऑप्शन सी गंगा और यमुना, ऑप्शन डी ब्यास और सतलज। कौन सी हैं ये नदियां? ठीक है, ये हो जाएगा ब्यास और सतलज। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा जो जानी जाती है उसमें 2 नदियां के विवरण दिया गया, जिसमें ब्यास और सतलज इनको देवी के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 36। सातवाहन राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, सातवाहन राजवंश के संदर्भ में आइए कर लेते विचार। फर्स्ट है दक्कन और मध्य भारत में मौर्य शासन के पश्चात सातवाहन वंश ईसा पूर्व पहली शताब्दी से ईस्वी की तीसरी शताब्दी के प्रारंभ तक। नेक्स्ट चलेंगे, स्क्रॉल करेंगे अभी इसको। 1 सेकंड का समय दीजिएगा आप लोग हमें। ठीक है, पेन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था? 36। ओके, एक बार दोबारा रीड आउट कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। दक्कन और मध्य भारत के मौर्य शासन के पश्चात सातवाहन वंश का प्रभुत्व स्थापित हुआ था, जिनका आरंभिक शासन केंद्र उत्तर महाराष्ट्र यानी कि उत्तरी गोदावरी घाटी में था। सेकंड है अमरावती स्तूप का पुनर्निर्माण सातवाहन काल के दौरान किया गया था, जिनमें बुद्ध के जीवन से संबंधित जटिल मूर्तियों का अंकन किया गया था। थर्ड है सातवाहन प्रथम शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से राइट आंसर होगा, बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, इसका सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, ऑप्शन डी। इस तरह से यूपीएससी में ऐसी तरह से ही, यूपीएससी या यूपीपीसीएस दोनों में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 37 पे। क्वेश्चन नंबर है 37। अष्टप्रधान किस राजवंश के शासनकाल में मंत्रिपरिषद थी? फर्स्ट ऑप्शन दिया है गुप्त प्रशासन में, ऑप्शन बी है चोल प्रशासन में, ऑप्शन सी विजयनगर प्रशासन में, ऑप्शन डी मराठा प्रशासन में। बताइए किसके प्रशासन में थे? ये थे मराठा प्रशासन में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अष्टप्रधान की जो अवधारणा थी वो मराठा प्रशासन में थी। ठीक है, इनका पूरा जो मंत्रियों को मिलाकर अष्टप्रधान होता था, 8 लोगों को मिलाकर उसे बोलते थे अष्टप्रधान। ठीक है, ये मराठा प्रशासन की प्रशासनिक इकाई थी। 37 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 38। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले यहाँ अंडरलाइन करेंगे क्योंकि अधिकांश हम ये देखते नहीं और यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाते, सही नहीं है क्या पूछा गया है। ऑप्शन ए है ध्रुवदास भगत नामावली, ऑप्शन बी नाबादास भक्तमाल, ऑप्शन सी रस खान रसिक प्रिया, ऑप्शन डी उस्मान चित्रावली। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएं कौन सा नहीं है? रस खान जो रसिक प्रिय है आचार्य केशव दास की एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, रसिक प्रिय किसकी रचना है? आचार्य केशव दास की। ठीक है, केशव दास की। ठीक है, ये आचार्य केशव दास की एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें कुल 16 प्रकाश है। ठीक है, रसक खान ये अलग है, रसिक प्रिया ये। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 39। ठीक है, 50 तक क्वेश्चन करने हैं, मैं 10 क्वेश्चन बकाया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। ऐसा रीजन क्वेश्चन है। कथन ए है 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण आर है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। नीचे दिए गए कुछ से संयुक्त चुनना है। कथन कारण आपको बताना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएं। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं। 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, ये बिल्कुल सही है। और कारण था, इसका कारण ये नहीं है, ये अलग स्टेटमेंट में है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर गए, क्योंकि हम यहाँ क्यों की लगाएंगे तो इसका ये कोई रीजन नहीं है। ठीक है, क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट ठीक है
तो आंसर क्या हो जाएगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर तथा कारण ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक क्या है, ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर है 40। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये कर लेते हैं। फर्स्ट है, अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान नहीं किया। सेकेंड है, नवयान बौद्ध धर्म की स्थापना वर्ष 1956 में अम्बेडकर द्वारा भारत में की गई थी। आइए देख लेते हैं, अब इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा हमको, 1 मिनट। भारत में एक दलित बौद्ध आंदोलन के रूप में की गई थी। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ पे अभी हम पेन लेने से पहले एक बार आपको दोबारा से रीड आउट करा देते हैं। ठीक है, अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान नहीं किया था। सेकंड में स्टेटमेंट है, नवयान बौद्ध धर्म की स्थापना वर्ष 1956 में अम्बेडकर द्वारा भारत में एक दलित बौद्ध आंदोलन के रूप में की गई थी। और थर्ड स्टेटमेंट है, अम्बेडकर ने ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए राज्य के नेतृत्व वाली सकारात्मक कार्रवाई का समर्थन किया था तथा इस बात पर बल दिया कि लोकतंत्र सरकार का एक रूप नहीं बल्कि सामाजिक संगठन का एक रूप है। ठीक है, अब आंसर आपको बताना कौन से सही है, यहां जरूर पढ़ लेना है कि क्या पूछा गया। अभी हम पेन नहीं ले रहे क्योंकि हम दोबारा वापस जाएंगे। क्या पूछा गया है, कौन से सही है, ये पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड भी सही है आपका, थर्ड भी सही, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्यों गलत है, आइए देख लेते हैं क्यों गलत है, ये भी बता दे रहे हैं हम आपको। यहाँ पे आते दोबारा से, इसलिए हमने इसको पेन नहीं लिया था दोबारा से। अब बताएंगे क्यों सही, क्यों यहाँ पे गलत हुआ। इसमें कहा कि अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान नहीं किया था बल्कि किया था। ठीक है, अम्बेडकर ने जाति के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान किया था एवं जाति उत्पीड़न को वैध बनाने वाले ग्रंथों की कड़ी आलोचना भी की थी। जाति का संघार 1936 में उन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था को वास्तविक जो कक्ष बताया था और गांधी जी ने दलितों के लिए हरिजन शब्द दिया था, ये सभी जानते हैं। ठीक है, और जिसे अंबेडकर ने संरक्षणवादी कहकर अस्वीकार कर दिया था, इसका विरोध भी किया था अंबेडकर जी ने। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये रॉन्ग होगा। अब हम ले लेते हैं पेन। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड सही है, ठीक है, सेकंड सही है और थर्ड सही है। ठीक है, एंड ये थर्ड भी सही है। ठीक है, थर्ड भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस एक देशी रियासत के संबंध का प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन आंध्र, ऑप्शन बी बड़ौदा, ऑप्शन सी जामनगर, ऑप्शन डी मैसूर। बताइए। ठीक है, देशी जो रियासत थी बड़ौदा के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी ने तैयार किया था, किसका, बड़ौदा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 42। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बताइए। ऑप्शन एनी बेसेंट, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी AC मजूमदार। बताइए किसने की थी। ठीक है, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था 1916 में कांग्रेस का, कांग्रेस तथा मुस्लिम में समझौता हुआ था इसमें। इस अधिवेशन में 1907 में सूरत में पड़ी कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी उसकी एकता को यहाँ पे सुधारा गया था। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 43। सम्राट अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आइए कर लेते हैं। फर्स्ट है, अशोक का पुराणों में अंकित पूरा नाम अशोक वर्धन है, परंतु अपने अभिलेखों में उसने अपने व्यक्तिगत नाम का कभी प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, सेकंड है, भारत में उपलब्ध एकमात्र पुरालेखी दस्तावेज जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है पश्चिमी क्षत्रप रुद्रदामन का अभिलेख है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है आपको बताना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आंसर आपको बताना है, क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। अशोक का पुराणों में अंकित पूरा नाम अशोक वर्धन है, यहां तक सही है, परंतु अपने अभिलेखों में उसने अपने व्यक्तिगत नाम का कभी प्रयोग नहीं किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत नाम का प्रयोग इसका हुआ है, प्रियदर्शी भी इनका नाम एक आता है, कई अभिलेखों में मिला है। सेकंड में है, भारत में उपलब्ध एकमात्र पुरालेखित दस्तावेज जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ पश्चिमी क्षत्रप रुद्रदामन का अभिलेख है, ऐसा नहीं है, इसमें कई अभिलेख हैं। यहाँ पे गलत होगा, सॉरी, रॉन्ग है दोनों। ठीक है, जब दोनों ही रॉन्ग है तो आंसर हमारा क्या होगा, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का।
ठीक है, ना तो एक ना ही दो। अशोक के पुराणों में नाम अशोक वर्धन मिलता है तथा मास्की गुर्जरा, ठीक है, अभिलेख है जो उनके मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेत्र अभिलेख तथा उडेगोलियन के जो अभिलेख हैं इनमें अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है, ठीक है, व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर है 44। बाराह नामक सिक्का, बाराह नामक सिक्का किस राजवंश द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी बहमनी, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी सल्तनत। बताइए किसके द्वारा चलाया गया था? विजयनगर के द्वारा चलाया गया, विजयनगर राज्य, विजयनगर साम्राज्य के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 45। जलियांवाला हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए कर लेते हैं। फर्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग वर्ष 1919 का गठन किया और हंटर आयोग ने वर्ष 1920, नेक्स्ट देखेंगे 1920 की रिपोर्ट में जनरल डायर के कृत्यों की सर्वसम्मति से निंदा की है, ठीक है। सेकंड है, कांग्रेस ने घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक गैर सरकारी समिति गठित की जिसमें डायर के कृत्यों की अमानवीयता की निंदा की गई है तथा पंजाब में मार्शल लॉ लागू किया गया था, यानी कि मार्शल लॉ लागू किया गया था जिसे अनुचित बताया गया था। थर्ड है, उधम सिंह मूल नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद ने वर्ष 1919 की जलियांवाला हत्याकांड के लिए जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आंसर बताइए। 45 का आंसर बताएं कौन सा हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं अपने दोबारा से। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला हत्याकांड जांच के लिए हंटर आयोग वर्ष 1919 का गठन किया। अपनी वर्ष 1920 की रिपोर्ट में जनरल डायर के कृत्यों की सर्वसम्मति से निंदा की। हालांकि उसने उसके खिलाफ किसी दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश नहीं की थी। इसमें क्या कहा गया है, जो दंडात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की थी, ऐसा नहीं था। यहाँ पे देखते हैं, निंदा की थी, के लिए निंदा की थी, ठीक है। और कांग्रेस ने घटना की जांच के लिए मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में नहीं, कांग्रेस ने घटना की जांच के लिए मोतीलाल नेहरू, गांधी और अन्य लोगों की एक गैर सरकारी समिति गठित की थी जिसमें डायर के कृत्यों की अमानवीय की निंदा की गई थी और पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने की अनुचित बताया गया था, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? हमारा ऑप्शन हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए। कौन से कथन सही है? 1 और 3। ऑप्शन ए 1 और 3 कथन सही है, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन है, यहाँ पे हम नीचे पहले चलते हैं। यहाँ पे आधा क्वेश्चन ये देके बहुत परेशानी कर देते हैं। यहाँ गलत नहीं, ये सही है बच्चे। 1 मिनट, हाँ, हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग वर्ष 19 में गठन किया गया था। हमने सोचा कि इसमें दंड की जो कार्रवाई है इसका भी वर्णन किया गया, पर वो नहीं किया गया था इसमें, ठीक है। इसमें से बताया गया कि निंदा की आलोचना की थी, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सेकंड क्या दिया गया था इसमें, कांग्रेस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, ठीक है, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। तो आंसर अपना हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 46। निम्नलिखित मंदिरों यानी टेम्पल्स को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गुण से सही उत्तर चुनना है। इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फर्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर, गंगकोंड चौलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम तटी मंदिर, ऑप्शनल मंदिर जैसे कहते हैं, सप्त पैगोड़ा। आइए इसको हम अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग एज के टेन्योर के। सप्त पैगोड़ा है, ये आएगा 630 से, अब टेन्योर आपको याद होनी चाहिए, 630 से 668 ईस्वी जिसका टेन्योर है, जब ये बना था। महाबलीपुरम का है 700 से 728 ईस्वी ईसा पूर्व, ठीक है, ये बना था। एंड बृहदेश्वर मंदिर है, ये बना है
1985 से लेकर 1014 ईसा पूर्व, ठीक है। और गंगे कोटचुरम चोलापुरम मंदिर है, जो गंगे कोंडा चोलापुरम मंदिर है, इसका निर्माण कराया है 1014 ईस्वी से लेकर 1044 ईस्वी के बीच, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। निकल के क्या आएगा 46 का, पहले आएगा 4, फिर 3, फिर 1 और 2, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का, ठीक है। पहले सप्त पैगोड़ा, फिर महाबलीपुरम आएगा, फिर महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर ये आएगा, फिर बृहदेश्वर मंदिर आएगा, फिर गंगे कोंडा चोलपुरम मंदिर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 47। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ये कर लेते हैं विचार। फर्स्ट है, ये अपनी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में 1917 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे, ठीक है। सेकंड है, उन्होंने रंगमंच संगीत और शास्त्रीय भारतीय नृत्य को मिलाकर चित्रांगदा, श्यामा, चंडालिका जैसी नृत्य नाटिकाएं रची। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। बताइए आंसर क्या हो जाएगा 47 का? ठीक है। अपनी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य क्षेत्र में इन्हें जो पुरस्कार मिला था, नोबेल का पुरस्कार 1917 में ना 1913 में मिला था, ठीक है। 1913 में मिला था, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। वे एक बंगाली कवि थे, जैसे उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे, संगीतकार भी थे, चित्रकार भी थे, दार्शनिक थे और एक शिक्षाविद भी थे, ठीक है। उन्होंने अपनी जो कृति थी गीतांजलि, इसके लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था, ना कि 1917 में। और ये जो 1913 में ये प्राप्त करने वाले क्या थे? गैर यूरोपीय थे, ठीक है। ये तो यहां तक तो सही है, लेकिन ये सन गलत देके उन्होंने गलत कर दिया है। और उन्होंने रंगमंच, ये वाला सब सही है, ठीक है। उन्होंने रंगमंच संगीत और शास्त्रीय भारतीय नृत्य मिलाकर चित्रांगदा, श्यामा, चंडालिका जैसी नृत्य नाटिकाएं रची थी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल सेकंड सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 48। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए, सूची में दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट आंदोलन और वर्ष दिए गए हैं, ठीक है। आइए इसको मिला लेते हैं और फिर उसके बाद हम एंडिंग की बस एक क्वेश्चन और बकाया है। आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, और यूपीएससी और यूपीपीसीएस वाले के जो बच्चे हैं उनके लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर उनके पेशेंस है ना तो एग्जाम हॉल में अधिकांश जो होता है वो पेशेंस का काम होता है, ठीक है। सबसे पहले देखें पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह हुआ है ये 1922 में, ठीक है। पाबना विद्रोह हुआ है, क्योंकि इसका आधा ऑप्शन ऊपर दिया गया है, इसको हम यहाँ लिख के बता देते हैं। पाबना विद्रोह हुआ है, एक मिनट बच्चे, ए का विद्रोह पहले देख लेते हैं। ए का विद्रोह हुआ है 1922 में पहले, ठीक है। 1922 में, एक मिनट इसको हम पहले स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। ए का विद्रोह हुआ है पहले 1922 में, ठीक है। 1922 में ए का विद्रोह हुआ है, ठीक है। पाबना विद्रोह हुआ 1873 से 1885 में, ठीक है। 85 में हुआ है, यहाँ पे देख लिया। अब हम इसका वो करेंगे स्क्रॉल, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे होगा आधा पेपर, ठीक। आधे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, अभी इस पे चलते हैं ऑप्शन पे। पेन ले लेते पहले। संथाल विद्रोह हुआ है 1885 से 56 में, 1885 से 56 के बीच हुआ है संथाल विद्रोह। और ताना भगत जो विद्रोह हुआ है 1914 में हुआ है, ठीक है। 1914 में हुआ है। एक बार दोबारा से सुन लीजिए। ए का विद्रोह हुआ 1922 में, पाबना हुआ 1873 से 85 के बीच, संथाल 1855 से 56, ताना भगत 1914 से। अब इस तरह से हम उसको निकालेंगे तो ऑप्शन आएगा हमारा बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था 48, ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 49। औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, औरंगजेब ने मनसबदारों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगाया, जिससे वे केंद्रीय कोष पर निर्भर हो गए, तथा धोखाधड़ी को रोकने के लिए दाग यानी कि घोड़े पर दाग लगाना और चेहरा यानी कि सैनिक पहचान प्रणालियों के माध्यम से सैन्य दक्षता में वृद्धि की, ठीक है। ये सही दिख रहा है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। वर्ष 1679 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और केशवदास मंदिर मथुरा सहित प्रमुख हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। थर्ड में दिया गया है, उसने राजस्व संग्रह की जब्त प्रणाली जारी रखी।
जिसने फसल की विफलता के बावजूद उच्च अनम्य कर लगाए, जिससे किसान संकटग्रस्त हो गए और खाद्यान्न की कमी हो गई। सिंचाई और कृषि सुधारों में निवेश की कमी से आर्थिक स्थिरता को खराब हो गई। ठीक है, जो आर्थिक स्थिरता थी वो भी खराब हो गई। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हो जाएंगे? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 49 का आंसर बताएं फटाफट। ठीक है, आइए देख लेते हैं। औरंगजेब ने मनसबदारों की वित्तीय सहायता पर अंकुश लगाया, जिससे केंद्रीय कोष पर निर्भर हो गए थे। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो घोड़े पर दाग लगाने की जो और सैनिकों की चेहरा आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रणाली चलाई थी, बिल्कुल सही है, औरंगजेब द्वारा ही लाई गई थी। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 1679। ठीक है, वर्ष 1679 है, 1669 है ये। ठीक है, 1669 ये सन देकर उन्होंने ये इसमें गलत दे दिया बस। 1669 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी और केशव मंदिर, मथुरा सहित प्रमुख हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। तब ये सही हुआ, इसलिए गलत हो जाएगा। और थर्ड है, उसने राजस्व संग्रह की जब्त प्रणाली जारी रखी, जिसने फसल की विफलता के बावजूद उच्च अनम्य कर लगाए, जिससे किसान संकटग्रस्त हो गए और खाद्यान्न की कमी हो गई। सिंचाई और कृषि सुधारों में निवेश की कमी से आर्थिक स्थिरता और खराब होती चली गई। ठीक है, तो आंसर अपना क्या हो गया? सेकंड गलत है। अब एलिमिनेशन प्रोसेस भी लेंगे तो सेकंड को हम ऐसे ही हटा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हटा दे, आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 का निकल के क्या आ गया? बी। और ये आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, फर्स्ट है, वर्ष 1582 में सम्राट अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में अधिकारियों को आदेश दिया कि यदि वे देखें कि किसी महिला के साथ सती होने के लिए जबरदस्ती की जा रही है तो उसे सती चढ़ाए जाने से रोका जाए। ठीक है, सेकंड है, मराठों ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। थर्ड है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम मैकाले ने बंगाल सती विनिमय 1829 के तहत सती प्रथा को अवैध और आपराधिक न्यायालयों द्वारा दंडनीय घोषित किया गया था। ठीक है, ये तो दे दिए हैं कि स्टेटमेंट। अब पूछा क्या गया है, ये कौन से सही है? ठीक है, कौन से सही है? यहाँ पे पहले हम ऑप्शन पे चल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन पे देख लेते हैं एक बार, और तो नहीं। हाँ, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आपको आंसर बताना है। ठीक है, कौन से कथन सही है? आइए देख लेते हैं। अब दोबारा से हम चलें अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है, वर्ष 1582 में सम्राट अकबर ने अपनी संपूर्ण साम्राज्य में अधिकारियों को आदेश दिया कि यदि वे देखें कि किसी महिला के साथ सती होने के लिए जबरदस्ती की जा रही तो उसे सती चढ़ा जाने पर रोका जाए। ये सही है। ठीक है, मराठों ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये भी सही है। लेकिन थर्ड में क्या बताया गया? ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम मैकाले ने बंगाल सती विनिमय 1829 के तहत सती प्रथा को अवैध और आपराधिक न्यायालयों द्वारा दंडनीय घोषित किया गया था। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, सती प्रथा को रोकने के लिए समय समय पर उठाए गए कदम में देखेंगे तो वर्ष 1582 में सम्राट अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में अधिकारियों को आदेश दिया था कि यदि वे देखें किसी महिला के साथ जबरदस्ती हो रही है बलि चढ़ाने के लिए तो उसे बलि चढ़ाने के लिए रोकें। ठीक है, उन्होंने विधवा को यह प्रथा बंद करने के लिए भी कहा था, विधवा जो प्रथा थी उसको भी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल देखेंगे विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक ने बंगाल में सती विनिमय 1829 के तहत सती प्रथा को अवैध और आपराधिक न्यायालयों द्वारा जो दंडनीय बताया गया था। ठीक है, तो ये क्या है? ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम मैकाले नहीं, विलियम बेंटिक है। ठीक है, विलियम बेंटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड सही हो जाएगा। हम इसको अब पेन ले लेते हैं। ठीक है, ये थर्ड यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड सही हो गया। ठीक है, इसमें क्या है? गवर्नर जनरल विलियम मैकाले नहीं, विलियम बेंटिक है। यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने बंगाल में सती जो विनिमय पर आया था 1829 में, उसके तहत सती प्रथा को अवैध और आपराधिक न्यायालयों द्वारा दंडनीय बनाया गया था। ठीक है, तो इनके प्रयास बहुत इसमें सराहनीय रहे थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? निकल के आएगा, ऑप्शन पे चल देते हैं और आज का हम एंड करते हैं अपने क्लास को। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा बी,
फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा बी फर्स्ट सेकंड, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया था, तो ऑप्शन हो गया बी फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ठीक है। एलिमिनेशन प्रोसेस से भी करेंगे तो ये थर्ड है, इसमें थर्ड है नहीं, ये भी रॉन्ग है। 50 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। और यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन का मैंने कहा था कि पार्ट बी में 50 क्वेश्चन कराएंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, यूपीएससी का ये पेपर है, ठीक है। यूपीएससी का ये पेपर है, आपको पता है यूपीएससी लेंथी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल इनके क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है। और उसी के बिल्कुल नक्शे कदम पे चल रहा है यूपीपीसीएस, ठीक है। तो आपने जैसे कि देखा होगा वन लाइनर क्वेश्चन और साथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फैक्चुअल भी पूछ लेता है यूपीपीसीएस, तो अब पहले ही आप जानते हैं कि फैक्चुअल पूछता है, डेटा भी पूछ लेता है, लेकिन कॉन्सेप्ट होना भी बहुत क्लियर है। और ये क्लास हमारी यूपीएससी और यूपीपीसीएस के बच्चों के लिए खासतौर से बनाई गई, और बाकी सभी लोग देख सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के माध्यम से, ठीक है। आप अपना रिवीजन भी होता जाएगा आपका, साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता जाएगा, आप कहाँ पे वीक हैं ये भी आपको पता चलेगा। और इस तरह से मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप एग्जाम तक तैयार हो जाएंगे, एग्जाम से पहले एग्जाम देने के लिए, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। अगर आप लोग नहीं भी करते तो भी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। और आपको ये क्लास कैसी लगी और कौन सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया और क्या आपको दोबारा से समझना है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।